Hello friends, welcome to all of you again on your own YouTube channel, The Maurya Classes. We are discussing chemical reaction and equations part 3. आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पीछे के वीडियो में मिल जाएगा। अगर पार्ट 3 को बढ़िया समझना है तो पार्ट 1 और 2 एक बार ज़रूर देखें। हम लोग कर रहे हैं पार्ट 3। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं, केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। और पार्ट 2 में हम लोगों ने बैलेंसिंग करना सीखा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, किस बेस कि हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ा। एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ था हमारे पास, सिंपली उसको हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा था। अगर जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन सही है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या था हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब है कि हमारा इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है। इक्वेशन लिखा हुआ सही है, फॉर्मूला सही है, लेकिन इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है। उसको हमको बैलेंस करना था, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। बिकॉज ऑफ अगर हम देखें इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ना ही मास को हम बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उस मास को, उस लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बैलेंसिंग करना सीखा। तो बैलेंसिंग करने में हम लोग अब हम लोग लास्ट में, सेकेंड पार्ट के लास्ट में हम लोग आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे थे। एक दो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल टाइम की कमी की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा था। आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था Zn प्लस Ag Ag2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Ag, ये बना रहा है। तो अब हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है फिजिकल स्टेट सब लिखना, अभी मैं बताऊंगा इसको बैलेंसिंग करने के बाद, ठीक है। तो देखिए Zn क्या था, मान लीजिए सॉलिड में है, ये मेरा एक्वस स्टेट में है, और इससे ये भी एक्वस स्टेट में है, और प्लस Ag सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो हमने भाई कहा था कि आयनिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसमें आयनिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें आयन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। किसी भी रिएक्शन को होने में आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। तो Zn तो भाई हमारा Zn रहेगा, ठीक है। इसमें आयन बनने के तो अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है ना, अभी पहले हम इसी रिएक्शन को लिख रहे हैं, आयन्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर, सॉल्वेंट जो है वाटर है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट के रूप में क्या है, वाटर है। वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2Ag प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे बनेगा Zn2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस Ag, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था भाई कि जो हमारा कॉमन आयन है, जो कॉमन आयन उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि इधर भी SO4 2 माइनस है, इधर भी SO4 2 माइनस है। तो इसको, ये तो ऑलरेडी इसको हमको इससे ज़रूरत नहीं है, तो कॉमन आयन को हम सीधे हटा देंगे। और हटाने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद हम लिखते हैं Zn प्लस 2Ag Zn2 प्लस Ag। अब हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो Zn क्या जा रहा है, Zn जा रहा है Zn प्लस 2 में, यानी Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, लॉसेस, ये क्या किया, लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो Zn2 प्लस बना, Ag प्लस से Ag प्लस में जा रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन,
1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और तो गेन करने वाला भी तो 2 होना चाहिए, लेकिन Ag तो +1 स्टेट में है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है Ag में जाने के लिए। तो ऐसे कितने Ag हैं? 2 Ag हैं, तो दोनों Ag अगर एक एक लेगा, Ag प्लस 2 Ag प्लस है तो दोनों अगर एक एक लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन Zn लॉस किया है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया बैलेंस, मतलब उतना ही गेन कर लिया Ag ने, तो ये क्या हुआ? उतना ही इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मतलब जो चार्ज हमारा जैसे बैलेंस हुआ, तब यहाँ पे देखते हैं कि Ag यहाँ पे 2 Ag प्लस है लेकिन यहाँ पे सिंगल Ag है, तो फिर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर इधर 2 Ag पार्टिसिपेट हुआ तो हमको इधर भी 2 Ag करना पड़ेगा। ये हुआ 2 Ag और हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। जैसे और आगे एग्जाम्पल देखेंगे, और जैसे ही और आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम भाई देख Zn अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ एक्सेप्ट करने वाला भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फिर बैलेंस नहीं होगा ना इक्वेशन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो जो गेन करने वाला है वो 2 होना चाहिए, लेकिन Ag प्लस एक ही Ag गेन कर सकता है। तो वैसे तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 Ag प्लस चाहिए ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाए, और वैसे के लिए हमने भाई 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इधर 2 Ag आएगा। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया मेरे पास? बैलेंस इक्वेशन हुआ Zn प्लस 2 Ag प्लस Zn2 प्लस 2 Ag, ये हुआ बैलेंस इक्वेशन। आप वीडियो रोक कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करता हूँ। जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छा, आगे और बता रहा हूँ और उससे ज़रूर समझ में आएगा आप लोग को, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। जैसे हम अगला एग्जांपल अगर ले हैं तो चलिए डायरेक्ट आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा Zn है प्लस H प्लस है, जो बनाया Zn2 प्लस, ऐसे Zn लिख रहा हूँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा, Zn प्लस H2, ठीक है। जो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉज करके एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अभी बता रहे हैं, अभी और क्वेश्चन बताएंगे, हो जाएगा, ज़रूर होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, देखें अब तो डायरेक्ट आयनिक फॉर्म में है, पूरा इक्वेशन है नहीं, तो हमको आयन फॉर्म में ऐसे लिखना नहीं है, आराम से इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और कंप्लीट वैसे करके बता दूंगा कि अगर वैसा रहे रिएक्शन तो कैसे करेंगे। आयनिक फॉर्म में 2 बता देते हैं, फिर एक वैसे बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ Zn क्या कर रहा है, Zn प्लस 2 में जा रहा है, Zn से Zn प्लस 2 में जा रहा है, यानी लॉस कितना किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ पे H प्लस है, जो H बना रहा है, यानी गेन कर रहा है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। एक H प्लस से H में जाने के लिए 1 प्लस से H में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए ना, तो गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ पे गेन करने के लिए भी 2H प्लस चाहिए, तभी तो यहाँ पे H2 बनेगा ना, तो हमको 2H चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Zn प्लस 2H प्लस Zn2 प्लस H2। अब देखिए, अब Zn 2 लॉस किया, 2H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया? H2 बनाया। तो अगर बाई मास देखें तो Zn का मास, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से वो उसका मास चेंज नहीं होगा, मतलब बहुत कम मास चेंज होगा। अगर उस बहुत कम को भी देखते हैं तो यहाँ इधर H प्लस है, तो जितना इलेक्ट्रॉन Zn के लिए जितना मास था उतना ही H प्लस के लिए मास है, तो वही इलेक्ट्रॉन H प्लस पास आ गया, तो मास तो बैलेंस हो गया ना। पहले H प्लस में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है, अब Zn के पास कमी है, तो मास वेरी नहीं किया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से मास वेरी नहीं किया, क्योंकि चार्ज बैलेंस है। अगर चार्ज बैलेंस है तो चार्ज के द्वारा जो मास है, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा मास है, वो बैलेंस है, ठीक है। अब अब केवल Zn की बात करें तो रिएक्टेंट के टाइप भी 1 मोल रहना है, और इधर भी 1 मोल है, इधर 2 मोल है, इधर भी 2, मतलब H का 2 एटम है या 2 मोल बोले, ऐसे यहाँ पे H2 है, तो 2H इधर 2H इधर, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? हमारा बैलेंस हो गया। ये क्या हुआ? बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, बैलेंस्ड। अब दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे में एक और ले लीजिए आप, Br2 प्लस I माइनस, जो बनाएगा Br माइनस प्लस I2। देखिए
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी आयनिक फॉर्म में डायरेक्ट है, तो आपको इसको आयन में वैसे पूरा रिएक्शन आयन में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दे रखा है। तो Br2 Br माइनस में जा रहा है, यानी Br, हाँ एकदम सही है, और I माइनस I में जा रहा है, यानी I क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। एक I माइनस कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे I2 बन रहा है, अगर एक I माइनस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो I बनाएगा, बना है I2 बनने के लिए 2I माइनस को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, यानी लॉस ऑफ कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, Br इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ Br जब 0 था ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो Br माइनस गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 Br माइनस होगा। अगर Br से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पे लॉस हुआ और यहाँ पे गेन हुआ, ठीक है। गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, ये चार्ज ऐसे इलेक्ट्रॉन के रूप में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ई पे माइनस यानी इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। तो Br क्या बनाएगा, Br माइनस। अब यहाँ पे 2 Br है और 2 इलेक्ट्रॉन, 2I माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो यहाँ Br भी एक्सेप्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है Br2, तो क्या बनाएगा 2 Br माइनस, क्योंकि एक Br 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Br माइनस बना रहा है, हमको Br माइनस बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमको जो लॉस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन है गेन करने के लिए अवेलेबल है, तो वहाँ पे 2 Br होना चाहिए, 2 Br। अब देख लीजिए Br2 2I 2 Br 2I हो गया बैलेंस। चार्ज भी बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी हुआ है। अगर यहाँ पे 2 हो गया तो इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब इसको बैलेंस इक्वेशन के रूप में लिखना है तो अलग से लिख सकते हैं, Br प्लस 2I माइनस जो बना रहा है 2 Br माइनस प्लस I2, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चलिए एक और देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक उसमें, अगर आपको दिया रहेगा जैसे अब एक ही वैसा बताया था तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक और देख लेते हैं कि उसको किस तरह से आयन ऐसे करके करना है। तो जैसे हम लेते हैं Al प्लस HCl, Al एल्युमिनियम, HCl जो बनाता है AlCl3 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या बोले थे कि जब अगर ऐसे रहे और आयन पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में तोड़ लेंगे, उसको क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, तो एल्युमिनियम तो वही रहेगा भाई आयन। अब देखिए HCl यहाँ पे एक्वस है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो H प्लस Cl माइनस एक्वस लिखिए या डाइल्यूट लिखिए, एसिड के केस में चलेगा, डाइल्यूट भी लिख सकते हैं और एक्वस दोनों सेम ही है। डाइल्यूट वही हुआ कि आप एसिड में कितना पानी मिला दिए। एसिड क्या होता है, जब प्योर फॉर्म में एसिड होता है तो कंसनट्रेटेड होता है, क्लास 9th में तो पढ़े ही होंगे, और उसमें जब पानी मिलाएगा तो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। उसको डाइल्यूट किया जाता है उसके कंसनट्रेशन को कम करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, ठीक है। तो वही क्या किए, पानी मिला दिए, तो यानी क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है उसको एक्वस बोल रहे हैं, तो एक्वस बोल दीजिए या डाइल्यूट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आयन फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे Al3 प्लस 3Cl माइनस प्लस H2, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे, जो कॉमन आयन है उसको हटा देंगे, कॉमन आयन को हटा देंगे। अब इधर कहिएगा कि इधर एक Cl है और इधर 3Cl है, तो कैसे हटाएंगे इसको, क्योंकि एक है तो एक हटेगा, तो इधर 2 Cl बचना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कोएफिशिएंट से नहीं चलेंगे, जो भी कॉमन आयन है उसके हम कोएफिशिएंट के मैटर नहीं रखेंगे, कॉमन आयन को सीधे सीधे एलिमिनेट करना है, क्योंकि आप जैसे ही इसको बैलेंस कीजिएगा, इधर बैलेंस कीजिएगा, एक कॉमन आयन देखिएगा बाद में खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, हमको अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में आपको मालूम चल जाएगा। तो हमको क्या करना है, कॉमन आयन को हटाना है, ठीक है। हम बस कॉमन आयन को, यानी देखेंगे कोएफिशिएंट यहाँ से Cl
ऐसा कभी नहीं करेंगे कि भाई अगला जब आगे इसको लिखे तो Al प्लस H प्लस Al3 प्लस 2Cl माइनस प्लस H2 कि भाई इधर एक Cl था, इधर 3Cl है तो 2Cl बच गया। नहीं, हम यहाँ देख रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट नहीं देख रहे हैं, हम सीधा कॉमन आयन देख रहे हैं, कॉमन आयन देख रहे हैं। तो कॉमन आयन में क्या हुआ, Cl है, Cl को हटा देंगे, देखिएगा वो बैलेंस हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा बैलेंस हो जाएगा। तो अब एल्यूमिनियम Al+3 में जा रहा है, Al+3 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस कितना किया, 3 इलेक्ट्रॉन, और H+ लेकर H2 बन रहा है। H2 बनने के लिए 2H+ चाहिए, यानी 2H+ चाहिए तब ना H2 बनेगा। यानी इसमें इसने कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन 2 इलेक्ट्रॉन किया। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही बैलेंस हुआ है, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो अगर देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब हम चार्ज को इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, Al को 2Al करते हैं और यहाँ पे 2Al करते हैं, तो कितना लॉस हुआ, इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितना चाहिए हमको, 3 मोल, और इस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि अब कहे 1 मिनट, जैसे आप बोलिएगा कि यहाँ पे आपने 2 डायरेक्ट कैसे लगा दिया, यहाँ पे 2 कैसे लगा दिया बता दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 2Al यहाँ पे कर देते हैं, तो 2Al किए क्यों, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, एक एल्युमिनियम जो था वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, इसको भी 1 मिनट रख क्लियर अब कर देते हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है लेकिन गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। हमको जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इक्वल हो उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गेन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, और लॉस इलेक्ट्रॉन भी तो 6 ही है ना, यानी 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है यानी, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना। तो अगर अब देखिए तो 3 एक जो एल्युमिनियम एटम था वो कितना गेन लॉस कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को लॉस करने के लिए कितना चाहिए 2, हो गया 2, हुआ कि नहीं। तो और यहाँ पे 2H+ कितना गेन कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे गेन करने के लिए हमको कितना चाहिए 2H+ जैसा एटम हमको 3 एटम और चाहिए, यानी हमको 6H+ चाहिए। तो हम अब क्या लिखेंगे 2Al प्लस 6H+ गेन करके बन रहा है Al3 2Al3+, क्योंकि इधर अगर 2Al है तो Al को बैलेंस करने के लिए हमको 2Al करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस 3H2, ठीक है। अब देखिए 6H+, यहाँ पे 6H 2Al3+, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब जैसे हम यहाँ पे Cl को हटा दिए थे कि यहाँ पे भाई एक Cl था और यहाँ पे 3 Cl, तो एक Cl से हम बोले थे कि भाई वो हट जाएगा, केवल कॉमन आयन का, हम कोफिशिएंट पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा खुद ब खुद। अब कैसे बैलेंस हो रहा था, अब उसको देखते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं 2Al प्लस 6HCl, ठीक है, ये क्या हुआ 2Al Cl3 प्लस 3H2। देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, है ना, इक्वेशन बैलेंस। देखिए 2 एल्युमिनियम 6Cl 3 2 6Cl 6H 3 2 6H, तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो मतलब हमको सीधे क्या करना है, ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, बैलेंस। तो हमको क्या करना है कि हमको केवल कॉमन आयन को हटाना है। हम कॉमन आयन के कोएफिशिएंट पर नहीं जाएंगे कि कोएफिशिएंट इधर 1 है और इधर 3 है तो उसको 2Cl लिख देंगे, नहीं कि 1 Cl हटाएं, तो यहाँ 1 Cl यहाँ हम कोएफिशिएंट पर नहीं ध्यान देंगे, हम कॉमन आयन को ध्यान देंगे। अब जैसे ही कॉमन आयन को हटाकर बाकी आयन को जैसे ही बैलेंस कीजिएगा वो पूरा का पूरा रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। आगे आपको वो सोचने की, फिर 2Cl के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपका सब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ आप एक बार वीडियो को प्लीज़ बैक करिए, बैक करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आने पर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो उसको कोशिश रहेगा कि आपको सोल्व कर दिया जाए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हमने अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, अभी एक टॉपिक इसी में बचा हुआ केमिकल इक्वेशन में ही, जो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब हमको सीखना है केमिकल इक्वेशन आखिर हम जब बनाए हैं, भाई हमने पूरा कहानी की तरह नहीं लिखा, हमने यही पढ़ा कि कहानी की तरह लिखने से लेंदी हो जाएगा कि भाई इतना mg ऐसे लिए इतना किए, तो लेंदी हो जाएगा। जिसका राइटिंग इशू है उसको और दिक्कत होगा, भाई राइटिंग में भी नंबर कटेगा। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया, एक्चुअली राइटिंग की वजह से नहीं, ये तो राइटिंग की वजह, उसको आपको इजीली समझ में आ जाए, इजीली लिखा जा सके, इसलिए इक्वेशन को लाया गया था। राइटिंग तो वह अपना पर्सनल वजह है। ठीक है, तो हम अब देख रहे हैं कि जो हम केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे उससे इन्फॉर्मेशन मिल क्या रहा है। एक बैलेंस्ड, हम बैलेंस किए हैं तो बैलेंस इक्वेशन से हमको फॉर्मेशन क्या मिला, तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन क्या मिल रहा है, इससे इंफॉर्मेशन क्या मिला। हम इक्वेशन को जब बैलेंस किए तो बैलेंस इक्वेशन से हमको मिल क्या क्या रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल में लिख लेते हैं कि हमारा mg था, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, हमने mg को लिया था प्लस O2 लिया था, यहाँ पे बैलेंस किए, मिला MgO 2 MgO। तो हमको यहाँ से क्या मालूम चला, या 2 mg। तो इस बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या मालूम चला, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ mg है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ mg है वो इक्वल है। तो हमको पहला इंफॉर्मेशन मिला, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, मॉल या मॉलिक्यूल एक ही है, सेंटेंस में लिख देते हैं, अलग अलग लिखने। मॉल या मॉलिक्यूल की बात करें, जिसकी बात करें, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ठीक है, तो जब मोल और मॉलिक्यूल है वो इक्वल है। दूसरा क्या मालूम चला हमको, मास मास रिलेशनशिप मालूम चला, मास मास रिलेशनशिप मालूम चला। अरे रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में रिलेशनशिप मालूम चला ना, तो मास मास मालूम चला। और तीसरा जो मालूम चला, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब कहिएगा कि ये कैसे मालूम चला, तो जो चीज़ जैसे एक गैस है तो गैस का हम वॉल्यूम में ही लेते हैं ना, गैस का वॉल्यूम ही तो कंसीडर करते हैं। तो गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप। जैसे सॉलिड फॉर्म है और एक गैसियस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, तो यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। और जहाँ पे केवल गैसियस होगा, जो वैसे एग्जांपल जिसमें केवल गैसियस, जैसे केवल गैसियस वाले के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + 3H2+ बनाया 2NH3, N2 गैस है, H2 गैस है, बनाया गैस जो एक अमोनिया। ठीक है, तो एक गैस है, तो इसके लिए क्या हुआ, सारे के सारे वॉल्यूम में हो गए, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप इसके लिए हो गया, वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक चीज़ अभी जो हम लोग एक चीज़ अभी डिस्कस नहीं किया था, अभी तुरंत डिस्कस करेंगे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग को एक चीज़ और सीखना है, जो है जैसे अभी हम एक ये इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम ये सब नोटिस नहीं किए, नोट डाउन नहीं करवाए थे, सॉलिड, गैसियस और ये सॉलिड। पहले भी जितना बैलेंसिंग करवाएं उसमें नहीं करवाएं, क्योंकि अभी इसको अभी के लिए छोड़ रखा था। एक्चुअली जैसे हम एक सिंपली इक्वेशन देखें तो ये भी तो एक इक्वेशन है ना, और इसको हम बैलेंस कर लिए, ये भी एक इक्वेशन है, बैलेंस कर लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन है मेरे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो एक बैलेंस, हम इस एक इक्वेशन को और कितना इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे हमने mg ले लिया, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सॉलिड है कि गैसियस फॉर्म में है, इसको गैसियस फॉर्म में भी भेजा जा सकता है हिट करके सॉलिड से। तो एक गैसियस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, चार्ज रहेगा तो आयन के फॉर्म में रहेगा, नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड, गैसियस, लिक्विड ऐसे स्टेट में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ हमें नहीं पता चल रहा है कि ये गैसियस है, सॉलिड है, किस चीज़ में, ऑक्सीजन देख कैसे नहीं पता चल रहा है। तो इसको हम और कितना इन्फॉर्मेटिव, एक इक्वेशन से हम और क्या क्या पता कर सकते हैं, एक इक्वेशन से और क्या मालूम चलेगा, इस चीज़ को अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम
हमारा टॉपिक जो होगा इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो है हम यही है कि हम इसको कितना वो कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिमूवल, एंड देयर रिमूवल। इनका रिमूवल, ठीक है। तो देखिए जैसे एक इसी को रिएक्शन पे यहाँ पे रहने देते हैं, फिर पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का लिमिटेशन क्या हो गया कि हम इसको देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सॉलिड स्टेट में है, कौन गैसियस स्टेट में दिया, कुछ इससे मालूम नहीं चल रहा है। तो हमारा इक्वेशन का क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे भाई, इसको हम इस रिएक्शन में हम इसको नोट डाउन करेंगे कि ये जो दिया हुआ है सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है, ये गैसियस है और ये सॉलिड है। तो इस चीज़ से हमारा एक लिमिटेशन दूर हुआ कि इसका हम फिजिकल स्टेट को बता दिए। तो एक इसका लिमिटेशन था कि इसके हम फिजिकल स्टेट को नहीं मालूम चला था, तो हम साथ में केमिकल इक्वेशन के साथ में अगर उसके फिजिकल स्टेट को भी लिख सकते हैं तो और आसान होगा समझने में कि कौन स्टेट में है और रिएक्शन कैसे कैसे टेक प्लेस ले रहा है, और आसानी से समझा जा सकता है। तो हम एक लिमिटेशन जो था इसका फिजिकल स्टेट नहीं मालूम चला था, तो हमने फिजिकल स्टेट को लगा दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे अब कोई जैसे गैसियस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में जो गैसियस आएगा उसके लिए, जैसे में हम लोगों ने एक रिएक्शन यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Zn वाला डिस्कस किए थे, Zn प्लस HC2HCl जो बनाया था, ZnCl2 प्लस H2। तो ये गैसियस प्रोडक्ट है, H2H गैस है। तो हम एक गैसियस प्रोडक्ट को क्या दिखाते हैं कि गैसियस प्रोडक्ट ऊपर की ओर निकल, मैंने हम किसी बीकर लिए, बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HCl था, उसमें हम जिंक को डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है बीकर में। वो पॉपिंग साउंड के साथ, एक पॉपिंग साउंड बोलते हैं जो आवाज़ निकलेगा, उसके साथ ये रिलीज होता है। इसको टेस्ट करने के लिए आपका एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम मोमबत्ती ले जाइए और उसको बीकर वहाँ पे लगाइए तो जलने लगेगा। हाइड्रोजन गैस कंबसिबल होता है, ठीक है, वो जलता है। तो जैसे ही हम मोमबत्ती को ले जाएंगे, जलते हुए मोमबत्ती को, और टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने भाई डाला है, तो टेस्ट ट्यूब से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, टेस्ट ट्यूब ऐसे निकल रहा है। तो हम यहाँ पे कैंडल को लेकर आएंगे, जलते हुए कैंडल को ऐसे उसके लौ को ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे वो जलने लगेगा। हाइड्रोजन गैस कंबसिबल होता है, जलेगा विथ पॉपिंग साउंड, ठीक है, एक आवाज़ होगा जिसको पॉपिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम पहले तो लिखेंगे भाई इसके लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं बाय शोइंग देयर, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, पेन चल नहीं रहा है। बाय शोइंग देयर फिजिकल स्टेट, तो अब फिजिकल स्टेट पूरा सॉलिड और गैस नहीं लिखते हैं पूरा। अब सॉलिड के लिए SOLID उतना लिखेगा तो बेस हम जितना हम लोग क्या करते हैं, जगह कितना माने कि शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ताकि आसानी से लिखा जा सके, देखकर समझा जा सके, ज़्यादा लेंदी करने की कोशिश न करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड के लिए क्या यूज करते हैं, S। सॉलिड के लिए हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करते हैं, सॉलिड के लिए S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज करते हैं, और गैस के लिए S यूज करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ यूज करते हैं, AQ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, एक्वस के लिए AQ यूज करते हैं, ठीक है। और अगर फॉर गैसियस प्रोडक्ट, बाय अपवर्ड एरो साइन, ठीक है। ऐसे एरो को अपवर्ड दिखाकर क्या दिखाता है, भाई गैस जो है निकल रहा है, ठीक है, ऊपर निकल रहा है। अगर
अगर एंड, यहाँ पे एंड ले लेते हैं, एंड अगर हम कोई दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई दो रिएक्टेंट ग्रुप में दो सॉल्यूशन लिए और उसको डाले, एक दूसरे को मिक्स किए, तो मिक्स करने पर क्या होगा, एक किसी का एक जो प्रोडक्ट हुआ, एक प्रोडक्ट सॉलिड के रूप में इनसॉल्युबल होकर, जो सॉल्युबल मिक्सचर था वो इनसॉल्युबल होकर नीचे की ओर बैठने लगेगा, उसको बोलते हैं पीपीटी बनना, प्रेसिपिटेट बनना। और फॉर प्रेसिपिटेशन या तो आप पीपीटी यूज कर सकते हैं या एरो डाउन मार्क साइन से दिखा सकते हैं। अगर जहाँ जिस रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है, जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, हमने भाई पहले डिस्कस किया हुआ है, हमारा PbNO3 का रिएक्शन हम लोग कराए थे, PbNO3 होल 2 का, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, PbNO3 का NO3 होल 2 का रिएक्शन कराए थे KI से। ये एक्टिविटी 1.2 का ही क्वेश्चन है। तो बना हमारा PbI2 प्लस KNO3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस 2KI। अब देखिए ये क्या हुआ, ये था इधर कलरलेस, जो कलर वाला डिस्कस किए थे हम लोग, ये कलरलेस है और यहाँ पे येलो कलर्ड बना था। और ये क्या होगा, ये बैठेगा एक्वस सॉल्यूशन अगर है हमारा, ये एक्वस, ये क्या होगा, ये नीचे की ओर बैठेगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। PbI2 जो है वो आगे जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें घुलेगा नहीं, वो बैठ जाएगा। आपको येलो कलर का नीचे, जब आप एक्टिविटी 1.2 लैब में जाकर कीजिएगा तो आपको देखिएगा कि येलो कलर का नीचे बैठा हुआ मिलेगा। वो जो येलो कलर का जो सब्सटेंस मिलेगा, जो मिलेगा प्रोडक्ट, वो है PbI2, ठीक है, लेड आयोडाइड, ठीक है, वो येलो कलर का। तो हम PPT के लिए क्या यूज किए, या तो एरो डाउन मार्क में यूज कर देंगे या PPT यूज कर देंगे, ठीक है। अब अगला, जैसे टेम्परेचर चेंज भी हम लोग पढ़े थे कि कुछ कुछ में टेम्परेचर चेंज भी हो जाता है, जैसे हाँ, एक और नोटेशन हम लोगों ने HCl डाइल्यूट के लिए बताया था, एक्वस या डाइल्यूट ऐसे लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं या डाइल्यूट लिखते हैं, तो एक्वस तो यहाँ बता दें। और एक डाइल्यूट के लिए डाइल्यूट यूज करते हैं, डाइल्यूट के लिए अगर डाइल्यूट हो गया है तो उसके लिए हम लोग, एक मिनट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, डाइल्यूट के लिए DIL शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। और कंसंट्रेशन फॉर एसिड टर्म, जैसे बोला था ना कि आप अगर प्योर लिखिएगा, प्योर हम यहाँ से डिसाइड करते हैं, HCl अगर हम एसिड लिए हैं और अगर प्योर HCl है तो क्या है, कंसंट्रेटेड है, वो अपना प्योर फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, उसका स्ट्रेंथ फुल स्ट्रेंथ के साथ है वो। और अगर उसमें वाटर मिला दिया तो उसके स्ट्रेंथ को कम कर दिए, वाटर मिला के उसको डाइल्यूट कर दिए, डाइल्यूशन हो गया। तो डाइल्यूट के लिए डाइल्यूट यूज करते हैं और कंसंट्रेशन के लिए कॉन्क यूज करते हैं। अगर कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, तो हम उसके क्या यूज करते हैं, कॉन्क यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर के लिए, तो बाई टेम्परेचर, फॉर टेम्परेचर क्या करते हैं, फॉर टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम प्लस हीट लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है, अगर इधर प्लस हीट लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुआ है, हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। और अगर यही रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख देते हैं, अगर प्रोडक्ट साइड में, एक मिनट यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि प्रोडक्ट साइड में हीट है, प्रोडक्ट में, यदि प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट है, डेट मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या हम यूँ बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट के रूप में हम दिखा सकते हैं। प्लस हीट लिखिए, या जितना हीट इवॉल्व, अगर आपको थ्योरेटिकल वैल्यू मालूम है तो आप यहाँ पे उतना कितना हीट रिलीज हो रहा है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिखते हैं, अगर माइनस हीट लिखते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। यानी उसने इतना हीट एब्जॉर्ब किया है, यानी इतना हीट एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और अगर इधर अब रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं, एक मिनट, यदि रिएक्टेंट साइड में देख लीजिएगा, यहाँ के बाद मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिर आपका रिएक्शन यहाँ पर रब करना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा। रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट
है, मतलब डेट मीन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक यानी रिएक्टेंट साइड में ही प्लस हीट लिख दिए हैं, इधर ही हीट लिखा हुआ है प्लस में, यानी हमारा इधर हीट यूज हो रहा है, जो इधर यूज हो रहा है, इधर बन रहा है, जो साथ में बन रहा है वो प्लस में है, यानी इधर बना हीट, तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इधर यूज हुआ तो यहाँ पे प्लस हीट होगा। अगर इधर इवॉल्व हो रहा है, अगर इस हीट को अगर हम सिंपली अगर जैसे मैथ में इक्वेशन करते थे कि अगर इधर +4 है तो +4 को इस साइड में लाएंगे तो -4 कर दिए, वैसे अगर हीट को हम इधर लिखे तो माइनस हीट भी लिख सकते हैं। तो माइनस हीट अगर रिएक्टेंट साइड में माइनस हीट लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इंडोथर्मिक है। तो हम इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं। अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिख दीजिए, या फिर रिएक्टेंट साइड में माइनस हीट लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है। और अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिख दीजिए और रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख दीजिए, चलेगा इंडोथर्मिक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 टेम्परेचर यानी प्लस हीट यूज करते हैं, प्लस हीट या माइनस हीट यूज करते हैं, और रिएक्टेंट साइड कब यूज करते हैं, प्रोडक्ट साइड कब यूज करते हैं, ये चीज़ तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। इसको यहीं पे साथ में इधर एक पॉइंट बनाकर अलग से नोट कर लीजिएगा इसी के नीचे, ठीक है। तो और चीज बस बाकी तो ये 3 पॉइंट, और हम लोग हाँ एक चीज़ और ऐसे टेम्परेचर यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे एक चीज़ और चौथा, अगर कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, कोई कैटालिस्ट यूज हुआ है किसी रिएक्शन को, जैसे मैंने हाइबर प्रोसेस में बताया था, वो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, मैंने रब कर दिया, वो N2+3H2 बनाया था 2NH3, ठीक है, हाइबर प्रोसेस। तो कैटालिस्ट जो यूज होता है उसको हम कैटालिस्ट के 1 मिनट रिएक्शन में लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं, 1 मिनट ऊपर में इसको रब कर देता हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे रब कर रहा, देखिए यहाँ पे N2+3H2 मिलकर बनाया 2NH3, ठीक है। तो ये हाइबर प्रोसेस में हम कैटालिस्ट यूज करते हैं Fe, आयरन कैटालिस्ट का क्या काम था, क्या बताया था, कैटालिस्ट रिएक्शन को इन्हांस कर देता है, वो खुद यूज नहीं होता है। Fe कहीं यूज हुआ, हमने भाई रिएक्टेंट में N2 लिया था, 3H2 यहाँ NH मिला, N और H के अलावा कोई मिला, Fe कहीं भी मिला, लेकिन Fe हमने टेस्ट ट्यूब में लिया भाई, बीकर में टेस्ट ट्यूब में लिया जिसमें हम रिएक्शन कर रहे थे, तो उस स्पॉट में हमने भाई लिया Fe को, लेकिन Fe यूज नहीं हुआ। यूज होता तो इधर Fe आना चाहिए था ना प्रोडक्ट में, यानी Fe खुद यूज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट है वहाँ पे, प्रेजेंट होकर काम क्या कर रहा है, रिएक्शन को इन्हांस कर दे रहा है, इसको कैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ होता है प्रोमोटर भी मैंने आपको बताया था, जो क्या करता है, प्रमोट करता है रिएक्शन को, यहाँ पे उसको प्रमोट करता है, ये तो इन्हांस कर दे रहा है, साथ में ये क्या करता है कि अपने सरफेस पर आगे बढ़ेगा कि सरफेस पर बैठा कर ले जाता है भाई, जल्दी से रिएक्शन करा दिया, और एक प्रमोट करता है, प्रमोटर के रूप में मोलिब्डेनम यूज होता है। ये सब ऐसे पूछ लेता है हाइबर प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो जनरल क्विज विज कराया जाएगा तो उसमें पूछ सकता है, ओलंपियाड में पूछ सकता है, 10th लेवल पे तो पूछ ही देगा, हाँ पूछ देगा आप लोग से। हाइपर प्रोसेस अगर पूछता है तो यही से पूछेगा कि कैटालिस्ट कौन सा यूज किया, जो प्रमोटर कौन सा यूज हुआ, जनरली कैटालिस्ट पूछने का ज़्यादा चांसेस है। फिर अगर किसी टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन शुरू होता है तो टेम्परेचर को भी हम नोट डाउन कर देते हैं, और ATM यहाँ प्रेशर, जितना प्रेशर पे, तो ये 200 ATM पे होता है, यानी जो प्रेशर सब हम एरो पे दिखाएंगे, सारा चीज़ एरो पे, जो कितना प्रेशर पे हो रहा है, इसको चाहिए 400, लगभग 300 से 400 के डिग्री सेल्सियस पे होता है, रिएक्शन लेता है, तो इतना हीट देंगे और इतना प्रेशर रहेगा, 350 लिख लीजिए, 400 कहीं कुछ बुक वैल्यू वो वेरी करता है, NCERT का एग्जैक्ट वैल्यू अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये 300 से 400, 350 के बीच है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे सब हम क्या दिखाएंगे, जो टेम्परेचर दिखाएं, प्रेशर दिखाएं, टेम्परेचर प्रेशर सब क्या है, सब एरो पे लिख देंगे, ठीक है, रिटन ऑन एरो के ऊपर लिखेंगे, एरो के नीचे लिखेंगे टेम्परेचर प्रेशर, अगर ऊपर लिख दिया तो इसको नीचे लिख देंगे, मतलब अपना जगह के अनुसार जितना बड़ा एरो लिखिएगा उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे अब इस रिएक्शन से यहाँ से हमको ये चीज़ क्लियर होगा, हम क्या हमको लिमिटेशन था और क्या हम उसको कैसे उसको रिमूव किए। तो हम पहला तो फिजिकल स्टेट दिखा दिए थे, जैसे ये गैसियस दिखा दिए, ये गैसियस है और ये गैसियस है,
तो यहाँ से हमको इसका फिजिकल स्टेट मालूम चल गया, केमिकल इक्वेशन था उससे हमको और क्या क्या मालूम चला कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है, यानी जो था ये गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में भी गैसियस स्टेट में। फिर उसको हम किस गैसियस प्रोडक्ट को हम जब निकलता है तो यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं NH3 भाई निकल रहा है, जैसे यहाँ पे भी H2 दिखाया था कि H2 ऐसे निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं फिर आया टेम्परेचर और हीट के लिए। तो यहाँ पे भाई हमने दिखाया कि जब हम HCl को जो रिएक्शन आपको आपका 1.3 का एक्टिविटी है, जो ऐसे भी लैब में जाइएगा तो HCl में कॉमन कराया जाता है, कॉमन रिएक्शन है जो आपको कराया जाएगा। तो HCl में जैसे आप Zn को डालिएगा तो ZnCl फॉर्मेशन होगा थोड़ा, और ये आप वैसे ही बीकर के नीचे लगाइएगा हाथ तो गर्म महसूस होगा, यानी हीट रिलीज हुआ है। इसोथर्मिक वैसे पता चल गया, तो हीट हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है तो आप वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, उससे कोई इतनी है। फिर अगर कैटालिस्ट यूज हो रहा है तो कैटालिस्ट को हम कहाँ दिखा रहे हैं, एरो पर दिखा रहे हैं। प्रोमोटर है तो प्रोमोटर को एरो पर दिखा दिए, कितना टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, कितना प्रेशर पे हो रहा है, अगर ये सब भी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो ये सारा से अब एक बैलेंस इक्वेशन से हमको कितना चीज़ मालूम चल गया। हम सिर्फ एक बैलेंस इक्वेशन से केवल वही नहीं मालूम, हमको उसका फिजिकल स्टेट मालूम चल रहा है और क्या क्या। अब इसको हम पूरे कहानी की तरह लिखने से अच्छा है हम ऐसे लिखेंगे तो मेरा सारा चीज़ इसमें आ गया। ठीक है, तो हम किस तरह से और यूजफुल बना सकते थे एक बैलेंस इक्वेशन को, तो हमने बनाया कैसे भाई, उसके फिजिकल स्टेट को ऐड किया। गैसियस प्रोडक्ट है तो उसको कैसे निकला, कैसे दिखा सकते हैं। अगर पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे दिखा सकते हैं, बाई डाउन एरो या बाई PPT एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखकर। ठीक है, और बाकी सब तो हमने भाई डिस्कस कर लिया, और केमिकल इक्वेशन का ये टॉपिक यहाँ पे ये समाप्त। अब हमारा एक टॉपिक रह गया जो लास्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कितने प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है, कि किस बेसिस पे हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। ये टॉपिक अगले लेक्चर में बताऊंगा भाई कि कितने प्रकार के रिएक्शन हम जिस बेसिस पे हो रहे हैं, कैसे रिएक्शन हो रहे हैं उस बेसिस पे, कि किस टाइप में उनको बांटा गया, डिवाइड किया गया, उनके नेचर पे, उनके कैसे जिस बिहेवियर पे हो रहा है उस बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, तो वो हम अगले अच्छे से पढ़ते रहिए। लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको भी फायदा पहुंचाएं। धन्यवाद।